मुद्दा वाले ना समझे कि अब उनके पास विधायक नहीं है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मैं हूँ वहाँ का विधायक। ईद तो करो जय हिंद, ईद तो आओगे, ईद तो सारे मंत्रियों ने भेजेंगे। साथियों, जननायक जनता पार्टी नहीं, वो तो जयचंदों की जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत उम्मीदवार होगा। पहले आप ये बताएं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? भूपेंद्र सिंह की उम्दा भी इस इलाके को अपना बता करके अपना गढ़ बताने की प्रयास कर रहे हैं। अब तो गढ़ प्रजातंत्र में जनता की अदालत में है। साथियों, जनमत हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। बड़ौदा की बिसात में आज हम लोग बात करेंगे बड़ौदा का, चूंकि अब चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है और जैसा कि हमने अलग अलग ब्लॉक्स के अलग अलग बड़े गांवों के बारे में डिस्कस किया, पहले मुंडलाना ब्लॉक के गांव, फिर कथूरा ब्लॉक के गांव। आज हम लोग गांव में बात करेंगे गोहाना ब्लॉक के बड़े गांवों के ऊपर, जहां से काफ़ी कुछ इस ब्लॉक की राजनीति डिपेंड करती है। अनिल आर्य जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रहेंगे और आज मंगलवार का दिन है और तारीख 27। अगले मंगलवार को इस समय तक अनिल जी, मुझे लगता है 6 बजने जा रहे हैं और 6 बजे तक जो है वो मतदान हो चुका होगा। और अगर उस तरीके से देखें तो अगले 4 दिन ही रह गए चुनाव प्रचार के, 28, 29, 30, 31, 1, 5 दिन मान लेते हैं उसको। और 2 को प्रचार नहीं होगा, 3 को मतदान है, आप सभी जानते हैं। आखिरी 2 दिनों में सीएम, डिप्टी सीएम तमाम यहाँ पर होंगे और सारी सरकार भी यहाँ होगी, विपक्ष तो यहाँ खैर है ही। तो ऐसी स्थिति में बड़ौदा कौन सी करवट ले रहा है और अगले 1 हफ्ते मंगलवार को, जैसे मैंने कहा कि मतदान हो जाएगा और उसके अगले मंगलवार को, ठीक 1 हफ्ते बाद यानी 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। और ऐसी स्थिति में जब हमने कहा कि मुंडलाना और कथूरा ब्लॉक के गांव हम लोग डिस्कस कर चुके थे 2019 के आंकड़ों के भी आधार पर और 2020 की हवा के आधार पर, तो अनिल जी भैंसवाल कला गांव से पहले शुरुआत कर लेते हैं। गोहाना ब्लॉक के ये वो गांव है जो परिसीमन में जुड़े इस हल्के में, पहले गोहाना में हुआ करते थे, वहाँ से एमएलए भी बनते रहे गोहाना से। भैंसवाल कला से इस बार प्रत्याशी हैं योगेश्वर दत्त और पिछले चुनाव में 2 प्रत्याशी थे यहाँ से। बिल्कुल, जेजेपी के भूपेंद्र मलिक भी यहाँ से थे और योगेश्वर दत्त भी बीजेपी के, और एक और प्रत्याशी था लेकिन वो गोहाना से लड़ रहे थे। तो इन दोनों को अगर देखें, जो ट्रेंड था 2019 का, और उसी ट्रेंड को फ्यूजन कराने की जिम्मेवारी इस बारी गठबंधन पे है, तो क्या कुछ रहेगा? मैं ज्वाइनिंग्स पे बाद में आऊँगा, पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं। पांडे जी देखिए, जो भैंसवाल गांव है इसमें राजनीतिक रूप से ये काफ़ी अवॉइड गांव है। इसमें कई सारे एमएलए, कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ के कई दिग्गज जो है चुनाव लड़ते रहते हैं, विन होते रहते हैं। कई बार तो फर्स्ट और सेकंड, गोहाना हल्के में पहले ये गांव होता था, तो गोहाना हल्के के इसको कई सारे एमएलए दिए हैं। अब भी गोहाना के जो एमएलए हैं वो इसी गाँव से, जगबीर मलिक इसी गाँव से बिलोंग करते हैं। और आंकड़ों के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा गांव है इस इलाके का, और इस गांव की खासियत ये है कि इसमें एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा है। जैसे गुरुकुल खानपुर जो पहले हमारे गांव में बना था महिलाओं का, लेकिन बाद में स्टेबलाइज हुआ वो खानपुर में, यहाँ बॉयज़ का गुरुकुल उसी समय खोला गया था भैंसवाल में, इनकी सिमावली और उनके बीच में है वो गुरुकुल। यहाँ पर एजुकेशन काफ़ी पुराने समय से है और कहा जाता है, दावा किया जाता है कि सबसे ज़्यादा टीचर हरियाणा के अगर किसी एक गांव में टीचर हैं तो वो इस गांव से हैं। अच्छा, और ब्यूरोक्रेसी में बड़ा अच्छा दखल है, बड़ा अच्छा दखल, बड़ा गांव है। और पिछली बार 2 कैंडिडेटों के बीच में मुकाबला था, बहुत थोड़े से मार्जिन से जेजेपी ने वहाँ जीत दर्ज की थी। ठीक है। भूपेंद्र मलिक वहाँ लगभग 50 वोटों से जीत गए थे। मुकाबला लगभग दोनों ही पार्टियों के बीच था। कांग्रेस के जो वोट, यहाँ लगभग 4600 वोट पोल हुए थे, जिसमें से कांग्रेस को 740 वोट ही मिले थे, जबकि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन को यहाँ पे अगर दोनों की वोट को हम ऐड कर दें तो 3800 वोट मिले थे। यानी ज़्यादा जो वोट थे वो बीजेपी और जेजेपी को मिले थे। अच्छा, जेजेपी के कैंडिडेट तो इस बार भी इस गांव पे नज़र सभी पार्टियों की है और उम्मीदें बीजेपी को, खासतौर पे योगेश्वर को यहाँ से बहुत ज़्यादा है। उसका एक बैकग्राउंड है, जैसे कि हमारे दर्शक भी को भी थोड़ा बता दें कि बीजेपी ने इसी गांव से महेंद्र मलिक को पहले ज्वाइन कराया, भूपेंद्र मलिक को योगेश्वर के साथ जोड़ा, इसी गांव में मलिकों की पंचायत हुई, गांव की पंचायत हुई, जिसमें सारे गांव ने उसको
चंदा भी इकट्ठा करके दिया और समर्थन का भी ऐलान किया। उसके बाद मास्टर जो जगबीर मलिक है उनको भी ज्वाइन करा। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी इस एरिया में फोकस भी काफ़ी कर रही है और उसको लग रहा है कि कैंडिडेट जिस गांव से है और काफ़ी बड़ा गांव है वहां से एक बेसिक मूलधन की शुरुआत हो, ऐसी कोशिश गठबंधन की रहेगी। मुझे भी लगता है कि यहाँ से योगेश्वर का इस इलेक्शन में काफ़ी वोटों से जीत दर्ज करेंगे। पॉलिटिक्स के अंदर अब यहाँ इलाके का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब कोई भी कैंडिडेट गांव से होता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो या किसी भी सेगमेंट से आता हो, गांव उसके साथ या इलाका उसका साथ खड़ा हो जाता है। तो जो है पिछली बार भी खूब अच्छी वोट योगेश्वर को आए थे उस हालात में। अब सरकार तैयार है और सरकार की तरफ से उनको टिकट है, रिपीट किया गया है, एक सिंपैथी भी उनके लिए वहाँ हो सकती है। तो अब की बार जो इलेक्शन में अकेले कैंडिडेट योगेश्वर एक तर्क देते हैं जब वो टिकट मांग रहे तो कहते हैं पिछली बार मुझे बड़ी लास्ट टाइम में जाकर टिकट मिली थी, मुझे समय नहीं मिला था, इस बार मेरे पास पूरा समय है, मैं सारे गांव को, ग्वांड को, सबको इकट्ठा करूंगा, पहलवानों को इकट्ठा करूंगा और सर्व जातीय तरीके से समर्थन लूंगा, मुझे इस बार समय पूरा मिला है। इसका कोई बेनिफिट इस एरिया में, खासतौर पर गठवालों के एरिया में आपको लगता है कि है? और भूपेंद्र मलिक भी खासतौर पर जब उनके साथ है, महेंद्र भी साथ है, मास्टर राजवीर भी साथ है। पांडे जी, पिछले चुनाव में, इस चुनाव की अगर कैंपेन की हम बात करें, पिछली बार भी हमने इस इलाके में कार्यरत थे हम, और अब भी हम उनको नज़दीक से देख रहे हैं। कैंपेनिंग में काफ़ी फ़र्क है। पहली बार का जो कैंपेनिंग था वो अलग तरीके का था। योगेश्वर जी के साथ जो लोग थे वो काफ़ी लो प्रोफाइल के लोग थे और उनकी ज़्यादा रीच लोगों में नहीं थी, पेनिट्रेशन नहीं था। हाँ, अब जो उनके साथ कैंपेन कर रहे हैं वो काफ़ी बड़े लोग हैं, काफ़ी बड़े चेहरे हैं और जिनका प्रभाव इलाके में है, गांव में है, जिनकी अपनी पर्सनल वोट भी हैं। डिपेंड करता है वो लोग कितना इस वोट को कन्वर्ट करा पाएंगे इनके लिए, और गठबंधन किस तरह से कितना संगठित होकर यहाँ चुनाव लड़ पाता है। लेकिन कितना एक्सचेंज हो, लेकिन इस गांव में मैं क्लियर है, मैं गया हूँ इस गांव में खुद, यहाँ पर योगेश्वर जीत रहे हैं इस इलेक्शन में भी। तो उसके ठीक बगल का गांव है आंवली, और आंवली के बारे में ये कहा जाता है कि भैंसवाल और आंवली दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो वहाँ के आंकड़े 2019 के मुताबिक क्या और 2020 की हवा की? आंवली के अंदर 2400 वोट का एक पोल हुई थी पिछली बार। कांग्रेस को इसमें 950 वोट मिले थे, कांग्रेस वहाँ विन रही थी। बीजेपी और जेजेपी के अगर 2019 के हम वोटों को जोड़ लें तो 1370 वोट बनते हैं। ठीक है। लेकिन अब की बार जैसे आपने कहा ना कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भैंसवाल आंवली को प्रभावित करता है। अच्छा, वो छोटा गांव है? छोटा गांव है। ये कहा जाता है कि भैंसवाल की पॉलिटिक्स के साथ आंवली चलता है और उसका प्रभाव जो है कटवाल तक भी आता है, आसपास के इलाके में आता है। लास्ट के गांव हैं इस बड़ौदा हल्के के उस कोने के। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव जो है भैंसवाल का प्रभाव आंवली पर होगा और वहाँ भी अच्छी स्थिति में बीजेपी रह सकती है। इस इलाके में योगेश्वर के निजी रिलेशन भी होंगे, वहीं के रहने हैं, वहीं पले बड़े हैं, तो इन गाँव में जीत दर्ज वो कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, जब भैंसवाल में पंचायत हुई थी तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई किताब सिंह मलिक, हालांकि वो भी उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया है, वो आंवली गांव से जब वो एक बार गोहाना से चुनाव लड़ रहे थे तब सारी पंचायत इकट्ठी होके और भैंसवाल ने उनको समर्थन दिया था। तो उसमें ये चर्चा हुई कि इस बार आंवली वालों से हम मांगे क्योंकि हमारा कैंडिडेट खड़ा है। एक तो ये फैक्टर, दूसरा कि किताब सिंह मलिक हालांकि काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं और एक समय मुझे लगता है 1991 में वो 2 बार विधायक रहे गोहाना से। कितना एक प्रभावित कर पाएंगे बीजेपी को, बीजेपी के पक्ष में इस बार? देखिए, जो बुजुर्ग आदमी है वो किताब सिंह को अच्छे से जानते हैं और उनका जो काम करने की शैली ये थी कि जैसे जो भी उनके कार्यकर्ता होते थे वो उनका काम पर्सनल कनेक्शन था और उनका आज भी है। हालांकि वो छत्तीसगढ़ में खेती वगैरह कार्य करते हैं और राजनीति से दूर ही रहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त वो ज़रूर आते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो इस नहीं होगा कि मैं कहूँगा कि वो इलेक्शन का मोड चेंज करने की स्थिति में आज हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन प्रभाव होता है। एक बड़े लीडर्स के आने से एक परसेप्शन का भी धारणा बनती है और फ्लो भी बनता है कि वो आदमी भी इनके साथ हैं। और कुछ भी हो, इतने बड़े आदमी के साथ कुछ न कुछ वोट बैंक तो रहता है जो उनके पर्सनल रिलेशंस का होता है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। तीसरा बड़ा गाँव कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है, रुखी। 4 जुलाई को जहाँ तक मुझे ध्यान है मुख्यमंत्री ने जिन 4-5 गाँवों को चुना था और जहाँ वो 4 जुलाई को गए थे, एक तरीके से माना गया कि इलेक्शन को वार्म अप एक्सरसाइज वहीं से मिला। तो एक मुझे ध्यान है कि चिढ़ाना गए थे, शायद रुखी भी गए थे मुख्यमंत्री,
और उस तरफ से उन्होंने जो है वो बीजेपी के लिए, हालांकि वो प्री इलेक्शन एक्सरसाइज थी। तो रुखी का डेटा क्या कह रहा है? रुखी आवड़ी जितनी वोटें लगभग रुखी में भी पोल होती हैं, 2500 वोट पोल हुई थी 2019 में, और कांग्रेस को मिली थी 800, और बीजेपी और जेजेपी के अगर हम वोट को जोड़ दें तो ये 1500 के आसपास बनते हैं, यानी दुगना फर्क है दोनों के बीच में। ये गांव जो है बिल्कुल सड़क के उस साइड है, और मलिक वोट इसमें भी हैं। अच्छा। हालांकि 3 गोत्र हैं वहाँ पे, लेकिन मलिक के वोट भी हैं यहाँ पे। बिल्कुल साथ लगता गांव है। आगे भूपेंद्र हुड्डा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, किलोई का एरिया शुरू हो जाता है एक गांव छोड़ के। तो मुझे लगता है कि यहाँ अगर गठबंधन की दोनों वोटें जोड़ दी जाए और गठबंधन यहाँ अच्छा तालमेल के साथ चुनाव लड़ता है तो यहाँ पर मजबूत स्थिति होगी। और रुखी जो है गांव बिल्कुल, अगर हम इसको रोड वाइज बांट दें तो लास्ट गांव इसको कहा जा सकता है, जो रोहतक वाली सड़क है उससे भैंसवाल की साइड का, भैंसवाल की तरफ। चौथा एक और गांव जो महत्वपूर्ण है वो है रबड़ा। इस गांव से भी बीजेपी को उम्मीदें हैं, और पिछले दिनों मैंने देखा है कि बीजेपी का शायद ही कोई कैंपेनर आया हो तो वो इस गांव में जाता जरूर है। आज के दिन भी पंडित रामविलास शर्मा, जो कि सीनियर ब्राह्मण नेता रहे, पूर्व मंत्री, कई बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी इस गांव में थे। ऐसी क्या खास बात है इस गांव में, और कितनी उम्मीदें गठबंधन को यहाँ से रखनी चाहिए? देखिए, गठबंधन मुझे लगता है कि इस गांव में अब की बार भी जीत दर्ज करेगा। पिछली बार भी गठबंधन को अच्छी वोट मिली है, ठीक है, और कांग्रेस को यहाँ ये भी बिल्कुल उस 2500 ही वोट हैं यहाँ पे। ये जो तीनों गांव जिनके हमने इसको छोड़ दिया जाए भैंसवाल को, तो जो 3 गांव हैं ये सेम वोटों के हैं, सब में 2500 वोट पोल होते हैं। और इस गांव में कांग्रेस को 670 वोट मिले हैं, यानी आवड़ी और रुखी की अगर हम तुलना करें तो यहाँ उनका वोट काफ़ी कम है, लगभग कांग्रेस का 150 वोट कम है। और जबकि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की अगर बात करें, पिछली बार की दोनों के वोट की जोड़ की बात करें तो वो 1700 वोट बनते हैं। तो यहाँ 2500 में से 1700 वोट, तो वही बात है कि अगर गठबंधन का यहाँ पर दावा चलता है तो यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है, गठबंधन जीत सकता है जेजेपी का। और आज कल से मुख्यमंत्री के प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, उससे अगले दिन दुष्यंत जी के प्रोग्राम, मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम शुरू होते हैं, जिससे जेजेपी के जो वर्कर हैं वो भी वार्म अप होंगे, जो उसमें आएंगे। उससे अगले दिन वो इकट्ठे ज्वाइंट कैंपेन करेंगे। तो एक ये भी जो चर्चा की अनिल जी ने, उसकी सूचना दे दें। बीजेपी की तरफ से इसलिए अलग से चर्चा करूं क्योंकि कांग्रेस के जो इस इलाके में सबसे बड़े स्टार कैंपेनर है भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी, दोनों पिता पुत्र, ये नामांकन के बाद से ही लगातार इसी इलाके में है। ठीक है, बीजेपी के सीएम, डिप्टी सीएम यानी गठबंधन के ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, कई दिन वहां यहाँ पे लगाए उन्होंने। 28 को कल भी हैं वो इस हल्के में, लेकिन 29, 30, 31 ये 3 दिन जो कैंपेन का होगा वो मुख्यमंत्री और दुष्यंत के नाम होगा, जो कि डिप्टी सीएम है। और आखिरी 31 को ज्वाइंट कैंपेन करेंगे मुख्यमंत्री। 29 को 5 गांवों का दौरा कर रहे हैं, कथूरा भी उसमें है, धनाना है और बुटाना भी है, जागसी है ना, जागसी भी है। जागसी में शायद आखिरी प्रोग्राम है 5 बजे। तो ये सारे बड़े गांव हैं, वो कोशिश करेंगे कि सभी जो बड़े ब्लॉक्स हैं उनको कवर किया जाए अनिल जी। और मुंडलाना भी, और इधर जागसी को अगर माने तो मुंडलाना ब्लॉक का हिस्सा है। कथूरा से शुरुआत करेंगे, और कथूरा के बगल से नज़दीक में कैंडिडेट है कांग्रेस का। तो ये तमाम कैंपेन्स अगले 3-4 दिनों में और कलर्स, अलग रंग देखने को मिलेंगे। और हम लोग जो है वो कल यानी कि बुधवार को चर्चा करेंगे कि इसी हल्के के 54 गांवों में से जिन गांवों पे हम चर्चा कर चुके हैं, इसके अलावा ऐसे 5 बड़े गांव जहां का मीटर अगर घूमता है तो वहां चुनाव उधर घूमेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हमने जिस गठवाल खाप के इलाके को या कहें गोहाना ब्लॉक का जिक्र किया है, योगेश्वर दत्त को यहाँ से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। जेजेपी बीजेपी की मौजूदगी, भैंसवाल कला के रहने वाले योगेश्वर दत्त, और यहाँ पर कांग्रेस भी, मुझे लगता है जो अभी रणनीति मुझे दिख रही है अनिल जी, कांग्रेस आखिरी 2 दिनों में इस एरिए पे फोकस करेगी, जो उनका प्लान है उसके हिसाब से। लेकिन हम लोग अलग अलग गांवों के आंकड़े, उनकी नब्ज लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। और क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ उपचुनाव एक हल्के में हो रहा है जिस पर पूरे हरियाणा की नज़र है, तो निश्चित तौर पर हरियाणा के लोग क्योंकि राजनीति में दिलचस्पी बहुत रखते हैं, तो आपने कमेंट्स करके हमें बताते रहिएगा कि क्या कुछ आपके नज़रिए से चल रहा है। और हम कोशिश ये करते रहेंगे, और अनिल जी, कि आपके पास जो है वो सही तस्वीर बड़ौदा की पहुँचाते रहें। नमस्कार।
वाले ना समझे कि अब उनके पास विधायक नहीं है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मैं हूँ आगे विधायक। ईद तो करो जय हिंद नहीं, ईद तो आओगे, ईद तो सारे मंत्रियों ने भेजेंगे। साथियों, जननायक जनता पार्टी नहीं, वो तो जयचंदों की जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत उम्मीदवार होगा। पहले आप ये बताएं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी इस इलाके को अपना बता करके अपना गढ़ बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो गढ़ प्रजातंत्र में जनता की अदालत में है।